कल्पना कीजिए कि रात के 8 बज रहे हैं। दिन भर की थकान के बाद कोई अपने घर के सबसे आरामदायक सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देख रहा है। हाँ, और बाहर की दुनिया का शोर एकदम शांत हो चुका है। बिल्कुल, घर के दरवाजे बंद हैं, लेकिन तभी अचानक फोन की स्क्रीन झिलमिलाती है। एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आ रही है। और स्क्रीन पर नजर जाती है तो डिस्प्ले पिक्चर में किसी पुलिस वाले की तस्वीर या कोई बड़ा सरकारी लोगो लगा हुआ है। सही कहा। और कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से एक बेहद सख्त और आधिकारिक आवाज आती है। वो सीधे दावा करती है कि आपका एक पार्सल पकड़ा गया है जिसमें अवैध ड्रग्स हैं या फिर किसी बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीधा आपका नाम आ गया है। और बात सिर्फ जुबानी दावों तक सीमित नहीं रहती है। कुछ ही सेकंड के अंदर उसी व्हाट्सएप नंबर पर एक PDF फाइल भी आ जाती है। अरे बाप रे। हाँ, ये एक वारंट होता है जिसपे सुप्रीम कोर्ट या CBI की मुहर लगी होती है। बड़े बड़े सरकारी हस्ताक्षर होते हैं और बाकायदा भारतीय दंड संहिता यानी IPC की गंभीर धाराएं लिखी होती हैं। उस एक पल में ऐसा लगता है जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मतलब दिमाग को तो सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि ये वारंट असली है या नकली। बिल्कुल नहीं मिलता। और हैरानी की बात यह है कि उस एक पल में सारी तार्किक सोच मानो सुन्न पड़ जाती है। आमतौर पे हम ये मानते हैं कि घर की चारदीवारी सबसे सुरक्षित जगह है। हाँ। अगर दरवाजे पर ताला लगा है तो इंसान खुद को महफूज समझता है। हाँ, वो हमारी एक बेसिक साइकोलॉजी है। लेकिन ये जो स्थिति है, इसे अगर एक एनालॉजी के जरिए समझें तो ये एक तरह का डिजिटल घर में घुसपैठ या डिजिटल होम इन्वेजन है। मतलब बिना कोई ताला तोड़े कोई स्क्रीन के रास्ते सीधे आपके दिमाग के अंदर घुसकर खौफ पैदा कर रहा है। एकदम सटीक तुलना है ये। बिना किसी शारीरिक हिंसा के किसी इंसान को उसके ही घर में मानसिक रूप से बंधक बना लिया जाता है। और इसी मानसिक बंधक बनाए जाने की प्रक्रिया को आजकल हम डिजिटल अरेस्ट का नाम देते हैं। डिजिटल अरेस्ट। हाँ, ये खौफ इतना असली और गहरा होता है कि लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपने रिटायरमेंट फंड्स और यहाँ तक कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी तोड़कर कुछ ही घंटों में गवा बैठते हैं। क्योंकि स्कैमर्स उन्हें सोचने ही नहीं देते। बिल्कुल। स्कैमर्स पीड़ित को वीडियो कॉल पर लगातार बनाए रखते हैं, उन्हें किसी और से बात नहीं करने देते और ये सिलसिला कई घंटों या दिनों तक चलता रहता है। ये समस्या अब एक ऐसी महामारी का रूप ले चुकी है जहां सिर्फ चेतावनी देने से काम नहीं चलने वाला। सिर्फ सावधान रहें बोलने से कुछ नहीं होगा। जी हाँ। इसीलिए आज की इस डिटेल चर्चा में हम इसी खौफ के खिलाफ उठाए गए एक बेहद आक्रामक और नए कदम की पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास मौजूद सोर्स मटेरियल में हरियाणा पुलिस की साइबर अपराध को लेकर नई रणनीति की कुछ बेहद विस्तृत रिपोर्ट्स हैं। और ये रिपोर्ट्स काफी चौंकाने वाली हैं। बहुत ज्यादा। इन रिपोर्ट्स में मुख्य रूप से 2 बड़े तकनीकी बदलावों का जिक्र है। पहला, हरियाणा पुलिस द्वारा तैयार किया गया एक नया ऐप जिसका नाम है अभेद, और दूसरा, बैंकिंग सिस्टम में प्रस्तावित एक ड्यूअल OTP सिस्टम। तो आज की इस चर्चा का मिशन सिर्फ इन खबरों की हेडलाइंस पढ़ना नहीं है, बल्कि गहराई में जाकर यह समझना है कि कैसे साइबर ठगों के मनोविज्ञान और उनकी चालों को नई तकनीक के जरिए तोड़ा जा रहा है। और यह भी देखना है कि क्या एक मशीन पर निर्भर होकर हम सच में सुरक्षित हो सकते हैं। तो इस पूरी तकनीकी पहल की गहराई में जाने से पहले इसके पीछे के संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। हमें ये देखना होगा कि पुलिस को इतने आक्रामक कदम उठाने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। पैमाने का अंदाजा होना चाहिए। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में साइबर अपराध और एक्सटॉर्शन यानी वसूली के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा की है। और ये सिर्फ कोई रूटीन प्रशासनिक बयान नहीं है। इसके पीछे जो आंकड़े रिपोर्ट्स में दिए गए हैं वो स्थिति की गंभीरता बताते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? अगर हम राज्य के आंकड़ों पर गौर करें तो 2024 में एक्सटॉर्शन की 178 कॉल्स आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड की गईं। और ये आंकड़ा सिर्फ उन मामलों का है जो रिपोर्ट हुए हैं। असल संख्या तो बहुत ज्यादा होगी। बिल्कुल, लेकिन रिपोर्ट्स में 2025 के शुरुआती आंकड़े और भी ज्यादा डराने वाले हैं। 2025 के शुरुआती कुछ ही हफ्तों में ये आंकड़ा 107 तक पहुंच गया है। बाप रे, कुछ ही हफ्तों में 107? हाँ, जिस रफ्तार से ये ग्राफ ऊपर जा रहा है वो साफ दिखाता है कि साइबर अपराधी अब पहले से कहीं ज्यादा संगठित, सक्रिय और बेखौफ हो चुके हैं। उनके पास अब कॉल सेंटर्स जैसी पूरी व्यवस्था है जहां बाकायदा लोगों को डराने की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब ये प्रॉपर एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और उनके बेखौफ होने का सबसे बड़ा प्रमाण वो घटना है जिसका जिक्र हमारी सोर्सेज में प्रमुखता से किया गया है।
ये कहानी खुद हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल जी की है। एक मिनट, खुद राज्य के डीजीपी को कॉल आ गया? जी हाँ, एक राज्य के डीजीपी जो पूरी कानून व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे हैं, खुद इन स्कैमर्स के निशाने पर आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक स्कैमर ने पुलिस इंस्पेक्टर की फर्जी पहचान के साथ उन्हें कॉल किया। मतलब ये तो हद ही हो गई। हाँ, और पूरी स्क्रिप्ट वही थी। एक फर्जी वारंट भेजा गया और उन्हें डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर डराने की कोशिश की गई। उस स्कैमर को ये अंदाजा भी नहीं था कि वो किस व्यक्ति से बात कर रहा है। ये दिखाता है कि वो लोग बिना देखे बस रैंडम नंबर्स डायल कर रहे हैं। उनके सिस्टम अंधाधुंध तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इस घटना की विडंबना देखिए आप। एक राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी, जिसका काम ही अपराध रोकना है, वो खुद एक अपराधी के सीधे संपर्क में आ जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। एकदम सही बात है। और इस पूरी घटना में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम ये देखते हैं कि वो स्कैमर पकड़ा कैसे गया। अच्छा, वो कैसे हुआ? देखिए, डीजीपी साहब ने जब उस वारंट और कॉल को देखा तो उनकी नजर अचानक कॉलर आईडी पर गई। उन्होंने ध्यान दिया कि वो नंबर +92 से शुरू हो रहा था। हाँ, +92 पाकिस्तान का कंट्री कोड है ना? जी, ये पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय कंट्री कोड है। सिर्फ उस एक छोटे से नंबर कोड ने उस पूरे फर्जीवाड़े की पोल खोल दी, क्योंकि एक भारतीय पुलिस अधिकारी कभी भी +92 वाले नंबर से व्हाट्सएप कॉल करके वारंट नहीं भेजेगा। जाहिर सी बात है। तो उस कोड को देखते ही डीजीपी समझ गए कि ये एक बड़ा फ्रॉड है और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। पर यार, ये घटना एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करती है। अगर पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, जिनके पास अपराध के हर पैटर्न की जानकारी है, वो तक इस जाल के इतने करीब पहुंच सकते हैं, तो एक आम नागरिक का क्या होगा? यही तो सबसे बड़ा डर है। मतलब एक आम इंसान जिसका कभी पुलिस से पाला नहीं पड़ा है, वो तो स्क्रीन पर पुलिस की वर्दी, सीबीआई का लोगो और सुप्रीम कोर्ट का वारंट देखकर ही दहशत में आ जाएगा। उस घबराहट में, उस पैनिक मोड में किसी के भी दिमाग में ये ख्याल कैसे आएगा कि वो शांति से बैठकर कंट्री कोड चेक करें? और यही वो बिंदु है जहां से हमारी चर्चा तकनीक की ओर मुड़ती है। देखिए, इंसानी मनोविज्ञान की एक बड़ी कमजोरी होती है। कैसी कमजोरी? जब दिमाग अत्यधिक तनाव या डर में होता है ना, तो उसका तार्किक हिस्सा, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो सही से काम करना बंद कर देता है। इंसान उस स्थिति में सिर्फ फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाता है। इसलिए हरियाणा पुलिस ने ये निष्कर्ष निकाला कि सिर्फ इंसानों को जागरूक करना काफी नहीं है। जब इंसान घबराहट में कंट्री कोड चेक करना भूल जाता है, तो एक ऐसी मशीन या सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो इंसान के घबराने से पहले ही उस खतरे को खत्म कर दे। और इसी सोच के तहत ये नया ऐप बनाया गया, अभेद, जिसका शाब्दिक अर्थ है जिसे भेदा न जा सके। बिल्कुल। हमारी रिपोर्ट्स में इस ऐप के काम करने के तरीके को काफी विस्तार से समझाया गया है। और मुझे लगता है ये जानना बहुत जरूरी है कि ये फोन में मौजूद उन साधारण कॉल ब्लॉकिंग ऐप्स की तरह बिल्कुल नहीं है जिन्हें हम लोग स्पैम कॉल से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी नहीं, ये उनसे बहुत अलग है। ये एक बहुत ही जटिल और प्रोएक्टिव डिजिटल ढाल की तरह काम करता है। तो ये आम स्पैम ब्लॉकर से अलग कैसे काम करता है? देखिए, आम स्पैम ब्लॉकिंग ऐप्स मुख्य रूप से क्राउड सोर्सिंग पर निर्भर करते हैं। मतलब जब बहुत सारे लोग किसी नंबर को रिपोर्ट करते हैं। हाँ, जब कई लोग किसी नंबर को स्पैम रिपोर्ट करते हैं, तब जाकर वो ऐप उस नंबर को लाल रंग में दिखाता है या ब्लॉक करता है। लेकिन अभेदे ऐप का आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है। यह विशेष रूप से व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन लेयर और कॉलिंग प्रोटोकॉल की रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। ओके, मतलब ये एक्टिवली स्कैन कर रहा है। जी, इसका एल्गोरिदम मुख्य रूप से उन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों पर नजर रखता है जो फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं है, और साथ ही यह उन भारतीय वर्चुअल नंबरों के पैटर्न को भी स्कैन करता है जिन्हें स्कैमर्स अपनी असली लोकेशन छिपाने के लिए इंटरनेट के जरिए जनरेट करते हैं। हाँ, मैंने इस ऐप का एक सबसे अनोखा और शायद सबसे आक्रामक फीचर पढ़ा था, जिसे तकनीकी भाषा में त्वरित निष्क्रियकरण या इंस्टेंट न्यूट्रलाइजेशन कहा जा रहा है। हाँ, यह इसका सबसे अहम हिस्सा है। रिपोर्ट्स के अनुसार जैसे ही अभेद के एल्गोरिदम को कोई नंबर या कॉल का पैटर्न संदिग्ध लगता है, ये महज कॉल को म्यूट नहीं करता है, ये उस कॉल को बैकग्राउंड में ही रिजेक्ट कर देता है, उस नंबर को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देता है। और सबसे बड़ी बात, हाँ, सबसे बड़ी बात कि उस नंबर से भेजा गया कोई भी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, फर्जी वारंट की पीडीएफ फाइल, वॉइस नोट या चैट हिस्ट्री, सब कुछ तुरंत डिलीट कर देता है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फोन के मालिक को
ये भनक तक नहीं लगती कि उसके पास कोई फ्रॉड कॉल या मैसेज आया भी था। ये तो बहुत ही तगड़ा फीचर है ना? ये फीचर सीधे तौर पर स्कैमर के पहले हमले को नाकाम करता है। देखिए, डिजिटल अरेस्ट का पूरा स्कैम उस पहली बातचीत और उस फर्जी दस्तावेज पर टिका होता है। अगर वो पहला डर ही ना बैठे दिमाग में। वही तो। अगर कोई व्यक्ति वो चैट देखेगा ही नहीं, वो खौफनाक वॉइस नोट सुनेगा ही नहीं, तो उसके मन में डर कैसे बैठेगा? ये ऐप उस मनोवैज्ञानिक ट्रिगर को ही फोन की स्क्रीन पर आने से पहले नष्ट कर देता है। मतलब अपराध को होने से पहले ही जड़ से खत्म करने की रणनीति है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी शंका हो रही है। जी पूछिए। और मैं इस तकनीक के काम करने के तरीके पर थोड़ा गहराई से सवाल उठाना चाहूंगा। अगर कोई सॉफ्टवेयर इतना आक्रामक है कि वो मेरे फोन में बिना मेरी अनुमति के कॉल्स काट रहा है और मैसेजेस डिलीट कर रहा है, तो क्या इसके गंभीर परिणाम नहीं हो सकते? किस तरह के परिणाम? मान लीजिए कोई व्यापारी है जिसका कोई नया अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट उसे पहली बार व्हाट्सएप कॉल कर रहा हो, या विदेश में पढ़ने वाला कोई बच्चा किसी आपात स्थिति में किसी नए नंबर से अपने परिवार को संपर्क करने की कोशिश करे। अगर ये ऐप उन जरूरी कॉल्स को भी ब्लॉक करके मैसेजेस डिलीट कर दे, तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मतलब क्या सुरक्षा के नाम पर यह तकनीक कुछ ज्यादा ही तानाशाही नहीं कर रही है? देखिए, आपकी ये शंका पूरी तरह से तार्किक है और तकनीक के स्तर पर ऐसे सवाल उठने ही चाहिए। लेकिन अभेद ऐप सिर्फ नंबर के आगे लगे कंट्री कोड को देखकर आंख बंद करके ब्लॉक नहीं करता है। अच्छा, तो फिर फिल्टर कैसे होता है? इसके पीछे एक गहरा तकनीकी फिल्टर काम करता है। जो स्कैमर्स विदेश या देश में बैठकर कॉल्स करते हैं ना, वे आम मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं करते। वे VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और प्रॉक्सी सर्वर्स के जरिए वर्चुअल नंबर जनरेट करते हैं। VoIP कॉल्स। जी, इन वर्चुअल कॉल्स का रूटिंग डेटा और डिजिटल फुटप्रिंट एक असली मोबाइल कॉल से काफी अलग होता है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि ऐप कॉल के पीछे की तकनीकी यात्रा को पढ़ता है कि कॉल आ कहां से रही है। बिल्कुल। जब कोई असली अंतर्राष्ट्रीय कॉल किसी वैध नेटवर्क से आती है, तो उसका एक स्पष्ट टेलीकॉम गेटवे होता है जिसे एल्गोरिथम पहचान सकता है। ओके। लेकिन स्कैमर्स इंटरनेट के जरिए जिन बल्क नंबरों से कॉल करते हैं, उनमें वे पारंपरिक नेटवर्क हैंडशेक्स गायब होते हैं। अभेद का एल्गोरिदम इन्हीं संदिग्ध डिजिटल फुटप्रिंट्स को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ये आम कॉल्स और सर्वर द्वारा जनरेटेड स्कैम कॉल्स के बीच के फर्क को समझता है। समझ गया, बट फिर भी गलतियां तो हो ही सकती है ना? हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये तकनीक 100% अचूक है। कुछ मामलों में फॉल्स पॉजिटिव यानी गलती से किसी सही कॉल के ब्लॉक होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन जिस तरह से एक-एक कॉल में लोग लाखों करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं, प्रशासन का मानना है कि ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है जिसे लेना अब मजबूरी बन गया है। सही बात है। अगर ये ऐप इतना ही शक्तिशाली और जरूरी है, तो इसे हर किसी के लिए उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया? आमतौर पर सरकारें कोई भी सुरक्षित ऐप बनाती हैं तो उसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर डाल देती हैं ताकि हर कोई उसे डाउनलोड कर सके। पर इस मामले में ऐसा नहीं है। हाँ, हमारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि अभेद ऐप पब्लिक डोमेन में मौजूद ही नहीं है। इसे किसी भी ऐप स्टोर से सर्च करके डाउनलोड नहीं किया जा सकता। और इसे पब्लिक डोमेन से दूर रखना भी इस साइबर रणनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे आम ऐप स्टोर्स पर जानबूझकर नहीं डाला गया है। तो फिर लोग इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे? अगर किसी नागरिक को ये ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करना है, तो उसे एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसके लिए सीधे अपने जिले के पुलिस अध्यक्ष यानी SP से संपर्क करना पड़ता है और उनकी मंजूरी के बाद ही एक सुरक्षित लिंक के जरिए ये ऐप फोन में डाला जाता है। ये तो काफी लंबी प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर मुझे मेडिकल साइंस की एक एनालॉजी याद आ रही है। अच्छा, कैसी एनालॉजी? ये ऐप बिल्कुल एक प्रिस्क्रिप्शन दवा की तरह काम करता है। मतलब जब किसी को हल्का सिरदर्द होता है तो वो किसी भी केमिस्ट से कोई आम दवा ले लेता है, जैसे हमारे फोन में मौजूद आम स्पैम ब्लॉकर ऐप्स। हाँ, वो ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ दवाएं बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, जिनके भारी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या जिनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ऐसी दवाएं बिना डॉक्टर की लिखित पर्ची के नहीं मिलती। तो अभेद ऐप भी उसी पावरफुल दवा की तरह है जिसे बिना पुलिस की निगरानी के नहीं बांटा जा सकता। एकदम सही। ये तुलना इसके पीछे की सोच को बिल्कुल सही तरीके से स्पष्ट करती है। देखिए, साइबर सुरक्षा एक चूहे बिल्ली का खेल है। अगर पुलिस अपना सबसे आधुनिक हथियार प्ले स्टोर पर सरेआम रख देगी,
तो साइबर अपराधी सबसे पहले उसे डाउनलोड करेंगे। ओहो, मतलब स्कैमर्स उस ऐप की रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेंगे। बिल्कुल। वो ऐप के कोड को खोलकर ये देख लेंगे कि कौन से पैरामीटर्स के आधार पर उनकी कॉल्स ब्लॉक हो रही हैं, और फिर वे अपने सिस्टम को इस तरह से अपडेट कर लेंगे कि वे उन पैरामीटर्स को बाईपास कर सकें। ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। इसीलिए उस ऐप का सोर्स कोड स्कैमर्स के हाथ ना लगे, यही इस प्रतिबंध का मुख्य कारण है। इसे पब्लिक डोमेन से बाहर रखकर पुलिस ने स्कैमर्स के लिए एक ब्लैक बॉक्स बना दिया है। ब्लैक बॉक्स मतलब उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है। हाँ, स्कैमर्स को पता ही नहीं चलेगा कि उनकी कॉल क्यों नहीं लग रही है या वो किस फिल्टर से टकराकर कट रही है। ये ऐप एक नियंत्रित माहौल में काम करेगा, जिससे तकनीक की गोपनीयता बनी रहेगी और इसका सुरक्षा कवच लंबे समय तक अभेद्य रहेगा। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि अभेद ऐप हमारी सुरक्षा की पहली पंक्ति है, जो स्कैमर्स को हमारे दिमाग तक पहुंचने से रोकता है। जी। लेकिन देखिए, सुरक्षा में कभी भी किसी एक दीवार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या हो अगर कोई स्कैमर किसी नए तरीके से किसी अलग प्लेटफॉर्म के जरिए इस ढाल को भेद ले? ऐसा हो सकता है। या मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी अन्य तरह की साइबर ठगी का शिकार हो जाए और स्कैमर उसे मानसिक रूप से इतना तोड़ दे कि वो खुद अपने हाथों से पैसे ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे हालात में क्या किया जाएगा? इसी सवाल का जवाब हमारी रिपोर्ट्स के अगले हिस्से में छुपा है, जो इस पूरी समस्या की सबसे गहरी जड़ पर वार करता है, यानी वित्तीय लेन देन। हाँ, क्योंकि असली खेल तो पैसों का ही है। बिल्कुल। फोन कॉल आना एक बात है, लेकिन असली नुकसान तब होता है जब बैंक खाते से पैसा कटता है। इसे रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और वित्तीय संस्थानों के बीच एक नई व्यवस्था पर काम चल रहा है, जिसे ड्यूल ओटीपी सिस्टम कहा जा रहा है। ड्यूल ओटीपी? हाँ, ये बैंकिंग सुरक्षा में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। पर ड्यूल ओटीपी का कॉन्सेप्ट सुनने में तो साधारण लगता है कि 2 बार पासवर्ड या ओटीपी डालना होगा, लेकिन इसके काम करने का असली तरीका क्या है? क्या ये सिर्फ अकाउंट होल्डर के फोन पर 2 अलग-अलग मैसेज आने की बात है? नहीं, इसकी कार्यप्रणाली इससे कहीं ज्यादा जटिल और सामाजिक है। सामाजिक? वो कैसे? देखिए, ये सिस्टम मुख्य रूप से असामान्य या बड़ी रकम के ट्रांसफर्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है। जब भी अकाउंट से कोई बड़ा अनधिकृत या संदिग्ध ट्रांसफर शुरू होगा, तो बैंकिंग सिस्टम सिर्फ प्राइमरी अकाउंट होल्डर के फोन पर वेरिफिकेशन कोड नहीं भेजेगा। तो दूसरा कोड किसे जाएगा? टीपी परिवार के एक नामित सदस्य के फोन पर भेजा जाएगा, जैसे कि पति, पत्नी या माता-पिता। अच्छा, इसका मतलब है कि जब तक दोनों लोग अपने अपने फोन में आए ओटीपी को बैंकिंग ऐप में डालकर उस ट्रांजैक्शन की पुष्टि नहीं करेंगे, तब तक पैसा बैंक खाते से बाहर नहीं जाएगा। एकदम सही। लेन देन तभी सफल माना जाएगा जब दोनों तरफ से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन होगी। ये सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि डिजिटल बैंकिंग में सामाजिक सत्यापन या सोशल वेरिफिकेशन को जोड़ना है। इस तकनीक का जो सबसे मजबूत पहलू मुझे नजर आ रहा ना, वो इसके पीछे की साइकोलॉजी है। अगर हम इस प्रक्रिया का विश्लेषण करें, तो ये तकनीक से कहीं ज्यादा इंसानी मनोविज्ञान का बेहतरीन इस्तेमाल है। वो कैसे? जरा याद कीजिए कि डिजिटल अरेस्ट कैसे काम करता है। अपराधी का सबसे बड़ा हथियार होता है आइसोलेशन, यानी पीड़ित को पूरी तरह से अलग थलग कर देना। हाँ, वो डराते हैं कि किसी को बताया तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। बिल्कुल, वे डराते हैं कि अगर किसी को इस वारंट के बारे में बताया तो परिवार वालों को भी फंसा दिया जाएगा। वे उस इंसान की सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर देते हैं। उनका पूरा गेम प्लान इसी बात पर निर्भर करता है कि पीड़ित किसी और से सलाह न ले पाए। वे उसे घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठाए रखते हैं ताकि कोई बाहरी व्यक्ति कमरे में न आ सके। और ये ड्यूल ओटीपी सिस्टम उसी आइसोलेशन की दीवार को हथौड़े की तरह तोड़ देता है। बिल्कुल तोड़ देता है। मतलब मान लीजिए कोई इंसान बुरी तरह डरावा है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है और वो स्कैमर के कहने पर अपनी जीवन भर की कमाई ट्रांसफर करने के लिए अपना ओटीपी डाल भी देता है, लेकिन ट्रांजैक्शन वहीं रुक जाता है क्योंकि सिस्टम दूसरा ओटीपी उसके भाई या जीवन साथी को भेज देता है। हाँ। अब वो दूसरा व्यक्ति जो उस वक्त आराम से अपने दफ्तर में बैठा है और उस खौफ के माहौल का हिस्सा नहीं है, वो तुरंत पीड़ित को कॉल करेगा। वो पूछेगा, भाई अचानक 25 लाख रुपए का ट्रांसफर किसे किया जा रहा है? और वो एक सवाल, वो एक बाहरी आवाज उस पूरे मनोवैज्ञानिक तिलिस्म को पल भर में चकनाचूर कर देती है। सही बात है। परिवार के किसी दूसरे सदस्य को इस प्रक्रिया में शामिल करके
ये सिस्टम असल में डर के उस अंतिम चक्र में एक कड़ा पॉज बटन दबा देता है। जैसे ही वो पॉज लगता है, पीड़ित को एहसास हो जाता है कि वो ठगा जा रहा है। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है, लेकिन हर सिस्टम की तरह इसके भी कुछ व्यवहारिक सवाल हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, चुनौतियां तो होंगी ही। मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, अस्पताल का बिल भरना है, और जिस दूसरे सदस्य के पास ओटीपी जा रहा है उसका फोन बैटरी खत्म होने की वजह से बंद है, या वो किसी फ्लाइट में है। क्या ऐसी स्थिति में वो इंसान अपने ही पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और बैंकिंग सेक्टर के लिए ये सबसे बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती भी है। इसीलिए इसे रोजमर्रा के छोटे खर्चों या ग्रोसरी की खरीदारी के लिए नहीं रखा जाएगा। ओके, मतलब ये हर ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगा? जी, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस पर लागू होगा जो अकाउंट की सामान्य गतिविधि से मेल नहीं खाते या जहां रकम बहुत बड़ी होती है। और अगर इमरजेंसी में दूसरा व्यक्ति अवेलेबल ना हो तो? ऐसी स्थिति में जहां दूसरा व्यक्ति उपलब्ध ना हो, सिस्टम शायद ट्रांजैक्शन को तुरंत कैंसिल करने के बजाय एक एस्क्रो या होल्ड अवस्था में डाल देगा। मतलब पैसा होल्ड पर चला जाएगा? हाँ, यानी पैसा अकाउंट से कट जाएगा लेकिन तुरंत सामने वाले के खाते में नहीं जाएगा। इसके लिए एक समय सीमा तय की जा सकती है। फिर भी ये सच है कि इस स्तर की सुरक्षा के साथ थोड़ी असुविधा का आना तय है। और यही असुविधा हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे विचार की तरफ ले जाती है। बिल्कुल। अगर हम इन दोनों तकनीकों, अभेद ऐप और ड्यूल ओटीपी सिस्टम को एक साथ रखकर देखें तो साइबर सुरक्षा का पूरा नजरिया ही बदलता हुआ दिखाई देता है। अब तक पुलिस सिर्फ ये कह रही थी कि जागरूक बनिए, ओटीपी शेयर मत कीजिए। हाँ, सारा दारोमदार इंसान पर ही था। पर अब उन्होंने मान लिया है कि इंसान गलतियां करेगा ही, पैनिक में आके गलतियां होंगी। इसलिए अब इंसान को बचाने के लिए सिस्टम को ऑटोमेट किया जा रहा है। ये एक तरह से यथार्थवादी अप्रोच है। ये एक बेहतरीन बचाव है। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक दार्शनिक सवाल छोड़ना चाहता हूं। हम तेजी से एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारी वित्तीय और डिजिटल सुरक्षा पूरी तरह से ऑटोमेटिक डिलीशन और परिवार के सदस्य की अनुमति पर निर्भर होती जा रही है। एक तरफ ये हमें अपराधियों से बचा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसके कुछ गहरे निहितार्थ भी हैं। क्या हमेशा 100% सुरक्षित रहने की कीमत यह है कि हम अपनी डिजिटल आज़ादी को दांव पर लगा दें? ये सोचने वाली बात है। अगर एक मशीन हमारे देखने से पहले ही ये तय कर रही है कि कौन सा मैसेज हमारे लिए सही है और कौन सा खतरनाक, तो क्या हम मशीन पर कुछ ज्यादा ही निर्भर नहीं हो रहे हैं? सही कहा। और अगर एक वयस्क नागरिक को अपने ही कमाए हुए पैसे खर्च करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की रजामंदी की जरूरत पड़ रही है, तो क्या सुरक्षा के नाम पर हम अपनी खुद की निर्णय लेने की शक्ति को सरेंडर कर रहे हैं? ये एक ऐसा ट्रेड ऑफ है जिसके बीच का संतुलन खोजना आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये वाकई एक बहुत ही जटिल स्थिति है। सुविधा, स्वायत्तता और सुरक्षा के बीच का ये त्रिकोण हमेशा से विवादित रहा है। जैसे जैसे साइबर अपराधी नई चालें चलेंगे, हमें ये तय करना होगा कि हम एक सुरक्षित पिंजरे में रहना चाहते हैं या आजादी के साथ जोखिम उठाने को तैयार हैं। एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला विचार। खैर, भविष्य में जब भी किसी अनजान नंबर से फोन की स्क्रीन झिलमिलाए, तो ये याद रखना जरूरी है कि उस एक स्क्रीन के पीछे एक पूरी अनदेखी जंग चल रही है। दिमाग को हैक करने की साजिश और उसी वक्त एक ऑटोमेटिक ढाल के जरिए सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सुरक्षित रहिए, हर अनजान कॉल पर सवाल उठाइए और सबसे जरूरी बात, सोचने की अपनी शक्ति को कभी सुन्न मत पड़ने दीजिए।